रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दोपहर का भोजन कहानी दोपहर के भोजन को ध्यान में रखकर रची गई है। इतना ही नहीं, यदि कहानी के शीर्षक को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे दोपहर और भोजन, तो भी यह कहानी इस कसौटी पर खरी उतरती है। इसमें गर्मी की चिलचिलाती दोपहर का भी लेखक ने चित्र प्रस्तुत किया है और भोजन को लेकर घर की पीड़ा की भी कहानी को इसमें साकार करके दिखाया है। लेखक अमरकांत की इस कहानी का केंद्र एक ऐसा परिवार है जो गरीबी और दयनीय स्थिति में अपना गुजारा कर रहा होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कक्षा 11 की दोपहर का भोजन कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते एक निम्न मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ एक ही जना कमाता है और उसी की छटनी हो गई है। तो अब कैसे उसके परिवार का गुजारा होगा। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है और अपने परिवार को टूटने से बचाने का भी हर संभव प्रयास करती है। दोस्तों, ये कहानी एक प्राचीन है, किंतु उसकी प्रासंगिकता आज भी समाज में बनी हुई है। आज भी समाज में कई घर ऐसे हैं जिनके घर में भोजन के नाम पर सिर्फ खाली ऐसे हिस्से निगले जाते हैं, यानी कि वो खाली पानी पीकर या सो जाते हैं। वहाँ जवान शिक्षित बेटे की बेरोजगारी घर के वातावरण को और भी तनावग्रस्त कर देती है। युवा स्वयं को घर वालों की नज़र में गुनाहगार समझते हैं और उनसे अपनी नजरें चुराते हैं, और वहीं जो उस घर का प्रौढ़ वर्ग है उनकी काबिलियत को नकार देता है और उनकी कटु आलोचना करता है। अब ऐसे में होता क्या है, भारतीय परिवारों में जो गृहिणी है, जो उन बच्चों की माँ है या मुखिया की पत्नी है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि वो कैसे ऐसे वातावरण में सामंजस्य बैठाए। और इसी स्थिति को कहानीकार ने दोपहर का भोजन कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस कहानी की तात्विक समीक्षा। किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा के लिए हमें उसके कथानक, देश काल, वातावरण, उसके चरित्र, पात्रों के चित्रण के विषय में, और साथ ही साथ उसके संवाद, जो कथोपकथन है, और कहानी का क्या उद्देश्य है, कहानी में क्या भाषा शैली प्रयोग की गई है, इनके ऊपर हमें बताना होता है कि किस प्रकार इन 6 तत्वों पर वो कहानी एक सटीक कहानी है। अब हम सबसे पहले इसके कथानक पर चर्चा करते हैं। इसका कथानक काफी संक्षिप्त है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो कि मकान किराया और नियंत्रण विभाग में क्लर्क हैं, उनकी क्या होती है, छटनी के दौरान उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और उनके परिवार में उनके अब 3 बेटे हैं, रामचंद्र, मोहन, प्रमोद, और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी। यानी कि कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं और कमाने वाले वो अकेले हैं। अब ऐसे में जब उनका काम छूट जाता है तो घर में सबको भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता, और ऐसे में उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी काफी कोशिश करती है कि घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर ले ले और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कोई कटुता ना आने पाए। दोपहर के समय कम भोजन में ही सबको भोजन देने का प्रयास करती है, और घर का हर सदस्य आधे पेट भोजन करके पेट भरा होने का नाटक भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि घर में इससे ज्यादा भोजन नहीं है और वह स्वयं भी भूखी रहती है। इन सब के बावजूद भी वह परिवार को में सबको जोड़े रखने के लिए कई बार झूठ तक बोलती है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का कथानक है कि किस प्रकार भारतीय परिवार गरीबी में अपने जूझते हुए किस प्रकार आगे बढ़ता रहता है और आगे एक आशा की छोटी सी किरण के सहारे वो अपने जीवन का यापन करता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कहानी का कथानक काफी सटीक है। अब हम जानते हैं इसमें पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। दोस्तों, चित्रण पात्र कहानी शिल्प का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कहानी का आकार हमेशा सीमित होता है और इनमें पात्रों की संख्या भी काफी कम होती है, किंतु कहानी के ये थोड़े से पात्र भी
अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने पात्रों की संरचना 5 पात्रों के माध्यम से की है। यानी कि इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं, जिनमें सिद्धेश्वरी उनकी पत्नी है जो कहानी की मुख्य पात्र है और जो सदैव घर परिवार के प्रति समर्पित है। वह पूरे परिवार को जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करती है। कहानी का दूसरा पात्र स्वयं चंद्रिका प्रसाद हैं, जो एक निश्चिंत व्यक्ति हैं, जो कभी भी अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और ना ही उसकी बातों का कोई प्रासंगिक उत्तर ही देते हैं। जहां सिद्धेश्वरी घर की हालत देखकर चिंताग्रस्त रहती है, वहीं चंद्रिका प्रसाद निश्चिंत होकर जीते हैं। बाकी के इनके अलावा इस परिवार में 3 इनके बेटे भी हैं। अब हम जानते हैं कहानी का कथोपकथन यानी कि संवाद। सफल कहानी में संवाद का उद्देश्य मुख्यतः अंतर्द्वंद्व एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है। दोस्तों, संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं और घटनाओं को वेग से चरमोत्कर्ष की ओर भी ले जाते हैं। इस कहानी में जो सबसे बड़ा बेटा है रामचंद्र, वो भोजन का प्रथम निवाला जैसे ही मुंह में डालता है तो अपनी माँ से पूछता है कि मोहन कहाँ है, बाहर बहुत तेज धूप है, बड़ी कड़ी धूप है। माँ सिद्धेश्वरी झूठ मूठ कहती है कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। कहानी में कई जगह हम देखेंगे कि हास्य का पुट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे सिद्धेश्वरी बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी जो स्वभाव से गंभीर हैं, सदैव अप्रासंगिक उत्तर देते हैं, मक्खियां बहुत हो गई हैं। यानी कि वो कभी भी अपनी पत्नी की बात को सुनते ही नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी कथोपकथन की दृष्टि से एक सटीक कहानी है। अब हम जानते हैं देश काल और वातावरण के विषय में। वातावरण किसी भी कहानी की स्वाभाविकता के लिए मूल्यांकन का अवसर प्रदान करते हैं। प्रस्तुत कहानी वातावरण की दृष्टि से अपनी सफलता सिद्ध करने में कामयाब होती है। जैसा कि कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन, संपूर्ण कहानी दोपहर को किए भोजन के दौरान ही घटित होती है। सिद्धेश्वरी दोपहर को भोजन बन चुकने के बाद चूल्हा ठंडा कर वहीं घुटनों के बीच सिर रखकर बैठी है। घर के हालात इतने बदतर हैं कि एक वक्त भी किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा। सिद्धेश्वरी के हालात तो और भी बदतर हैं। भोजन के अभाव में वो एकदम कृशकाय हो गई है, पसलियां नजर आ रही हैं। भूख लगती है जब उसे तो वो लोटा पानी भर के गटक लेती है। बेटा रामचंद्र घर में आते ही चौकी पर निढाल हो बैठ जाता है और उसका चेहरा धूप से लाल हो चुका है। जो उसने जूते पहन रखे हैं वो उनकी आर्थिक तंगी को बयां कर रहे हैं। फटे जूतों में धूल की गर्द जमी है। इस तरह कहानी में दोपहर और भोजन दोनों का ही सजीव चित्रण लेखक करने में सफल रहे हैं। यानी कि कहानी देश काल और वातावरण की दृष्टि से एक सटीक कहानी है। अब हम इस कहानी की भाषा शैली के विषय में जानते हैं। पात्रों के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग कहानी के कथन को न केवल रोचक बनाता है बल्कि उसके प्रभाव को भी स्थापित करता है। दोस्तों, प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली अत्यंत सजीव और सरल है। पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में कहानीकार का प्रयास सफल सिद्ध हुआ है। कहीं कहीं ध्वन्यात्मक सौंदर्य और भाषा में प्रासंगिकता मिलती है। जैसे गागर से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। कई ग्रामीण शब्दों का लेखक ने प्रयोग किया है और वातावरण को सजीवता प्रदान की है। इसी प्रकार हिम्मत, इम्तिहान, प्रूफ रीडिंग आदि उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी लेखक ने यथाउचित प्रयोग करा है। अब हम जानते हैं इस कहानी का छठा तत्व उद्देश्य के बारे में। इस कहानी का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारतीय समाज के पक्ष से अवगत कराना है, जहां विकास के दावे थोथे सिद्ध हुए हैं। लेखक ने शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के साथ साथ समाज के युवकों में बेरोजगारी का दंश, जो परिवारों की ना जाने कितने परिवारों की मुस्कान छीन रहा है। इंटर पास रामचंद्र आज के ऐसे परिवारों के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक समय भी पेट भर भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वहाँ के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रमोद है। घर में मक्खियों का साम्राज्य न केवल दरिद्रता बल्कि स्वास्थ्य संबंधी असावधानी को भी दर्शाता है। और वहीं गृह स्वामिनी जो सिद्धेश्वरी है, वो भारतीय नारी है जो अभाव के समय भी
सामंजस्य बैठाना जानती है और किसी तरह अपने परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो यह दोपहर का भोजन है, ये किस प्रकार गरीबी में जूझते हुए एक परिवार की कहानी है कि किस प्रकार इस परिवार के 5 लोगों को एक टाइम का, एक समय का भोजन मिलना भी दुश्वार हो गया और कितनी कठिनाइयों का सामना ये परिवार कर रहा है। और कारण क्या है? सिर्फ परिवार का जो मुखिया है उसकी नौकरी छूट जाती है और परिवार में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। दोस्तों, ये हमने जानी कक्षा 11 के दोपहर का भोजन कहानी की समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।